तो स्टूडेंट, मैं शशि सिडाना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना पर। स्टूडेंट्स, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में कक्षा 12 रसायन विज्ञान जेट ICAR रीट लेवल 1 रीट लेवल 2 पटवार व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं संबंधी वीडियो जो है वो लगातार ग्रुप में भेजे जा रहे हैं। यदि आप भी हमारे ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो आपका नाम व पता लिखकर मैसेज करें हमारे मोबाइल नंबर 9928782905 पर। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं ईंधन सेल चैप्टर वैद्युत रसायन कक्षा 12 ईंधन सेल फ्यूल सेल। इसके साथ हम एक टॉपिक और भी डिस्कस करेंगे, नर्नस्ट इक्वेशन से रिलेटेड छोटा सा टॉपिक, एक संबंध स्थापित करेंगे साम्य स्थिरांक और मानक विद्युत वाहक बल में। लेकिन उसे करने से पहले हम डिस्कस करते हैं ईंधन सेल। ईंधन सेल क्या है, देखिए हम ईंधन सेल में किसी भी ईंधन को जलाकर उसे विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। ईंधन को जलाकर ईंधन का दहन करके हम उससे विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ये जो प्रोसेस है, ये हमारे यहाँ जो विद्युत उत्पादन करने के संयंत्र लगे हैं वहाँ भी यही प्रोसेस लागू होती है। जैसे सूरतगढ़ के अंदर थर्मल पावर स्टेशन लगा है तो वहाँ कोयला ईंधन के रूप में कोयला यूज किया जाता है और कोयले का दहन करके विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। लेकिन वहाँ समस्या रहती है कि प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है। और दूसरा, ऐसे जो तापीय संयंत्र, शक्ति संयंत्र लगे हुए हैं वो मात्र 40% दक्षता ही देते हैं, यानी जितनी ऊर्जा वो खर्च करते हैं उसका 40% ही वो कार्य कर पाते हैं। बाकी की ऊर्जा जो होती है वो अन्य कामों में प्रयुक्त हो जाती है। लेकिन उससे जो एनर्जी मिलती है, जो विद्युत हमारे को मिलती है, जितना ऊर्जा उसने खर्च किया सिर्फ 40% ही ऊर्जा उसने दी। लेकिन जब हम बात करते हैं ईंधन सेल की, तो ईंधन सेल ऐसे सेल होते हैं जिनसे हमें 70% तक विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी जितना ईंधन ये खर्च करते हैं उसकी 70% तक विद्युत ऊर्जा हमें दे देते हैं। तो पहला इनका महत्व है कि इनकी जो दक्षता है वो बहुत ज़्यादा है। बाकी विद्युत संयंत्रों में दक्षता जहाँ 40% तक है, वहीं इसकी दक्षता लगभग 70% तक आंकी गई है। और दूसरा, ये प्रदूषण नहीं करते, इनकी जो कार्य प्रणाली होती है वो प्रदूषण रहित होती है, जबकि बाकी जो विद्युत शक्ति संयंत्र हैं उनमें प्रदूषण होता है। अब सबसे मेन बात, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे हम। ईंधन सेलों में जो ईंधन यूज होता है, सबसे पहली बात, जो ईंधन यूज होता है वो हाइड्रोजन हो सकता है, मैथेन हो सकता है और मैथेनॉल हो सकता है। तो ईंधन सेलों में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन, मैथेन अथवा मैथेनॉल का यूज किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईंधन सेल में ईंधन के रूप में प्रयुक्त आने वाले जो गैसें हैं वो कौन कौन सी हैं, तो वो हाइड्रोजन, या जो अभिकर्मक हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, तो वो हाइड्रोजन हो सकता है, मैथेन हो सकता है और मैथेनॉल हो सकता है। इसके अलावा यहाँ ईंधन के साथ साथ एक ऑक्सीकारक भी प्रयुक्त किया जाता है। ऑक्सीकारक, ईंधन तो होता ही होता है, एक ऑक्सीकारक पदार्थ भी होता है। और ऑक्सीकारक पदार्थ में जैसे हम लिखें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक ऑक्सीकारक पदार्थ है ईंधन सेल के अंदर, एक उदाहरण दिया है। इसके अलावा हाइड्रोजन भी होता है यहाँ, खैर उतना डीप हमने नहीं जाना है, हम हमारी बुक तक ही सीमित रहेंगे, विद्युत रसायन तक ही। तो हाइड्रोजन ईंधन है, ऑक्सीकारक ऑक्सीजन है। तो हम जो डिस्कस करेंगे ईंधन सेल का उदाहरण, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल। तो हम जो ईंधन सेल का उदाहरण डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल। हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन और ऑक्सीकारक के रूप में ऑक्सीजन का यूज़ किया जाता है।
अब इसकी संरचना देखें हम, तो इसकी संरचना में एक ओर से ये स्ट्रक्चर है, इधर एक ओर से इसमें हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है और एक ओर से इसमें ऑक्सीजन गैस प्रवाहित की जाती है, और इलेक्ट्रोड यहाँ लगे होते हैं कार्बन के। इन कार्बन के इलेक्ट्रोडों के ऊपर प्लेटिनम की तार, प्लेटिनम की वायरिंग होती है। प्लेटिनम की वायरिंग है कार्बन के इलेक्ट्रोडों पर, और बीच में एक वैद्युत अपघटय भरा होता है। वैद्युत अपघटय के रूप में यहाँ सामान्यतः KOH का यूज़ किया जाता है। अतः ईंधन सेल जो है वो क्षारीय ईंधन सेल है। क्षारीय क्यों है? क्योंकि इसमें क्षार भरा होता है, KOH भरा हुआ है। अब इसकी रिएक्शंस देखें, क्या क्या रिएक्शंस होगी इसमें। तो ईंधन सेल में एक तरफ से हाइड्रोजन, एक तरफ से ऑक्सीजन प्रवाहित की जाती है। कार्बन के इलेक्ट्रोड होते हैं जिन पे प्लेटिनम की वायरिंग होती है, प्लेटिनम की तार चढ़ी होती है। विद्युत अपघटय के रूप में KOH का यूज किया जाता है। अब एनोड पर क्या होगा देखें। एनोड पर हाइड्रोजन जाएगी और ये बदल जाएगी 2H+ में 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके। तो ये एनोड की अभिक्रिया हुई, हाइड्रोजन परिवर्तित हो गई हाइड्रोजन आयन में 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके। अब ये आ गया यहाँ 2H+ बन गए और साथ में इलेक्ट्रॉन बन गए 2 इलेक्ट्रॉन। अब H+ जो है वो अंदर स्थित OH- आयनों से क्रिया कर जाएंगे। जो H+ है वो अंदर स्थित OH- आयन से क्रिया कर जाएंगे। तो जब H+ OH- आयन से क्रिया करेंगे तो H+ और OH- मिलकर जल बना देते हैं, HOH बना देते हैं। और 2 H+ हैं तो 2 ही OH- यूज करेंगे और 2 HOH बन जाएंगे। तो इस प्रकार हाइड्रोजन आयन जो है वो H+ बनाते हैं और H+ जो है वो आगे OH- से जुड़कर HOH बना देते हैं। अब अगर ओवरऑल इक्वेशन हम देखें क्या हुई, ओवरऑल इक्वेशन देखें हम, तो H2 + 2OH- इक्वल टू 2HOH + 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये ओवरऑल इक्वेशन हो गई एनोड की। अगर एनोड की हम ओवरऑल इक्वेशन देना चाहते हैं तो हम यूँ दे सकते हैं कि H2 + 2OH- इक्वल टू 2HOH + 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। अब कैथोड पर क्या होगा देखो। कैथोड पर इधर से ऑक्सीजन आ रही है, ऑक्सीजन 2 में से एक जल के अणु से क्रिया कर जाएगी तो HOH और साथ में ये 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो जाएंगे, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन एनोड पर त्यागे जाते हैं उतने कैथोड में ग्रहण कर लिए जाते हैं कैथोड पर। तो कैथोड पर O2 + HOH + 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू, अब कैथोड पर क्या होगा, जो OH- आयन यूज हो रहे हैं यहाँ, जितने भी OH- आयन एनोड पर यूज हो गए वो कैथोड पर वापस बन जाएंगे, वो कैथोड पर वापस बन जाएंगे। अब बैलेंस कर लें, H कितने हैं 2, तो H 2 हैं, O कितने हैं 2, यहाँ कितने 1, तो इसको हाफ कर लें। हाफ O2 का मतलब एक को ये आ गया, एक को ये था, तो 2 O हो गए, 2 H हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 2 OH- आयन कैथोड पर प्राप्त हो गए हमारे को। अब आप क्लियर करें बुक में और हमारे वाली रिएक्शन में क्या डिफरेंस है। बुक में वो 4 OH लिख रहा है, क्यों लिख रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ हाफ O2 लिखा और उसने यहाँ पूरा O2 लिया हुआ है। मैंने यहाँ हाफ O2 लिया है और उसने यहाँ पूरा O2 लिया है। जब पूरा O2 लेगा तो वो 2 से इसको मल्टीप्लाई करेगा, तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 2 × हाफ, ये 1 हो जाएगा, जल 2 हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन 4 हो जाएंगे और OH भी 4 हो जाएंगे, क्योंकि वो 2 से मल्टीप्लाई करेगा इसे पूरा करने के लिए।
तो जब इसे 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो इसे भी 2 से मल्टीप्लाई करेगा। बस बुक में इसको 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, 2H2 4OH माइनस 4OH 4 इलेक्ट्रॉन। अब 2 से मल्टीप्लाई करें तो O2 2HOH 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 4OH माइनस, बुक वाली इक्वेशन आपके पास बन जाएगी। अब इसका अगर आप रिजल्ट देखें तो अगर मैं इसकी ओवरऑल इक्वेशन निकालता हूं तो आप देख सकते हैं 2 में से एक HOH कट गया, एक HOH बच गया, एक HOH बच गया, इधर 2 थे, एक कैंसिल हो गया, एक बच गया, 2 इलेक्ट्रॉन कट गए, 2 OH से 2 OH कट गए, तो H2 प्लस हाफ O2 इक्वल टू HOH। तो ये ओवरऑल इक्वेशन बन गई हमारे पास, H2 प्लस हाफ O2 इक्वल टू HOH। तो इस प्रकार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्रिया करके जल बना देते हैं। और सबसे पहला जो ईंधन सेल का यूज़ किया गया था वो अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम में किया गया था, जहां अंतरिक्ष यात्रियों के पास पेयजल समाप्त हो गया था, तो उन्होंने इसी जल का यूज़ किया था पेयजल के रूप में। तो पेयजल के रूप में ये जल यूज़ किया गया था अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम के वैज्ञानिकों द्वारा, अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा। तो ये ईंधन सेल था, प्रदूषण रहित कार्य प्रणाली है बिल्कुल। इसकी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्रिया करके जल बनाते हैं, कहीं भी इसमें प्रदूषण नहीं होता। और दूसरी इसकी दक्षता बहुत ज़्यादा होती है, कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, लगभग 70% तक दक्षता इसकी मानी जाती है। यानी ये जितनी ऊर्जा खर्च करता है 70% विद्युत ऊर्जा उसकी उत्पादित कर देता है ये। तो केवल 30% का ही लॉस हमें झेलना पड़ता है इसके अंदर। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक तो ईंधन इसके याद रखेंगे, इसके 2 बेनिफिट याद रखेंगे, एक तो दक्षता ज़्यादा है, दूसरा प्रदूषण रहित है, और एक अभिक्रियाएं इसकी एनोड और कैथोड की आप तैयार रखेंगे। ये ओवरऑल इक्वेशन आपने करनी है एनोड कैथोड की। तो ये आपका टॉपिक था ईंधन सेल। अब अगले टॉपिक पर मैं चल रहा हूँ, ई नोट सेल यानी मानक विद्युत वाहक बल। सेल का मानक विद्युत वाहक बल व साम्य स्थिरांक में संबंध स्थापित करना है हमें। सेल के मानक विद्युत वाहक बल और साम्य स्थिरांक में संबंध। तो एक बार पुनः चलते हैं नर्नस्ट समीकरण की ओर। तो टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ई नोट सेल यानी सेल का मानक विद्युत वाहक बल व केसी यानी साम्य स्थिरांक में संबंध। तो मानक विद्युत वाहक बल और साम्य स्थिरांक में क्या संबंध होता है, ये हमारा टॉपिक है आज का। नर्नस्ट इक्वेशन हमने पढ़ी थी, E इक्वल टू ई नोट माइनस 0.059 बट्टे n log Kc। तो ये हमारे पास नर्नस्ट समीकरण थी 298 केल्विन ताप पर। E इक्वल टू ई नोट माइनस 0.059 बट्टे n log Kc, जहाँ Kc का मान हम पुट करते हैं उत्पादों की सांद्रता बट्टे अभिकारकों की सांद्रता। अब हमने बात करनी है साम्य स्थिरांक की, तो चर्चा करेंगे हम साम्य अवस्था पर। साम्य अवस्था पर क्या होता है, E का मान 0 होता है। साम्य अवस्था पर E का मान 0 होता है। इस E का मान 0 होता है कैसे, क्योंकि साम्य अवस्था पर डेल्टा G का मान 0 होता है। साम्य अवस्था पर डेल्टा G बराबर 0 होता है। और जब डेल्टा G बराबर 0 होता है तो हमने पढ़ा था डेल्टा G बराबर माइनस NFE। तो डेल्टा G का मान साम्य अवस्था पर क्या है, 0 बराबर माइनस NFE। तो E बराबर 0 बटे माइनस NF यानी E बराबर 0। तो आप सीधा ही लिख सकते हैं कि साम्य अवस्था पर E बराबर 0 होता है। तो साम्य अवस्था पर E बराबर 0 कैसे, वो आपको बता दिया गया है। तो साम्य अवस्था पर E बराबर 0 बराबर E नोट माइनस 0.059 बटे n log Kc, और इसका पक्षांतरण करके आप इधर ले आएंगे तो E नोट बराबर ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा 0.059 बट्टे n log Kc। तो इस प्रकार सेल के मानक विद्युत वाहक बल और साम्य स्थिरांक में संबंध स्थापित होता है। E नोट बराबर 0.059 बट्टे n log Kc। तो ये टॉपिक थे हमारे आज के। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, मेरे टॉपिक करवाए हुए समझ आए हैं, तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे इसी प्रकार के वीडियो आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे। तो कल का टॉपिक जो होगा हमारा संक्षारण। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का
ज़रूर बटन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।